गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारी एट्थ क्लास है जिसमें हमने बेसिक क्लासेस स्टार्ट की हुई है ये पार्ट वन की। सो आज का टॉपिक हमारा है टैक्सेबल ग्रॉस इनकम। यानी कि ग्रॉस इनकम तो हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी कौन कौन सी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी इनकम्स बन जाती हैं जिसको हमें ग्रॉस इनकम में ऐड करना होता है। तो वो जो इनकम है वो अलग अलग सिचुएशन पे क्रिएट होती हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है वो हम चेक करते हैं। ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस इनकम, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट। एज पर द इंटरनल रेवेन्यू कोड, A taxpayer gross income includes all income from whatever source। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो भी हमारा सोर्स है, whatever सोर्स, को भी सोर्स होगा जहां से हमें इनकम मिल रही है वो हमने इनकम इंक्लूड करनी ही करनी है। और जो एक्सक्लूडेड है वो भी स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन होगी कि ये वाली इनकम नहीं इंक्लूड करनी। वो कौन करता है? आईआरसी। ठीक है। अब क्या है, द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस इनकम इज वेरी ब्रॉड। जो इसकी इनकम है हमने वो देख ली कौन कौन सी लिस्ट है, बहुत ब्रॉड है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नॉट एवरी अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर इज इंक्लूडेड, यानी कि हर कैश मिलने वाली जो अमाउंट है उसको हम इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टैक्स पेयर क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है। तो वो जो लोन उसने लिया, यानी कि उसके पास वो कैश आया, उसने कैश जो उधार पे लिया, उसे हमने इनकम नहीं मानना। वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि उससे उसने वापस भी करना है। ठीक है। तो हमें हर कैश मिलने वाली आइटम को हमने इनकम नहीं मानना है। और इसके अंदर क्या है कि अगर कोई इनकम हमें कैश के अलावा मिल रही है तो उसे भी हमने इंक्लूड करना है। सपोज आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको कैश ना मिलके कुछ ऐसी अमाउंट मिल रही हो या ऐसी कोई सर्विस मिल रही हो जिसे हम एक्सचेंज सर्विस कह सकते हैं। यानी जैसे एक टैक्स पेयर ने एक अपने एम्प्लॉयर के लिए ना जॉब करी, तो एम्प्लॉयर ने क्या, उसे सैलरी करनी है। ठीक है। एम्प्लॉयर को क्या करना होता है? टैक्स पेयर को क्या देना होता है? जो एम्प्लॉई है, सैलरी देनी होती है। तो कहता है यार तू सैलरी ना ले, मेरे जो मैं अपनी यहाँ पे सर्विसेज बेच रहा हूँ तू मेरी वो सर्विस ले ले। यानी कि इन्होंने ना आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो एक्सचेंज हो गया तो इसमें क्या होगा, वो उसकी इनकम मानी जाएगी जितनी सर्विस टैक्स पेयर ने अवेल की है। ठीक है। या उसे कोई प्रॉपर्टी ले ली उसकी, अब एम्प्लॉयर ने कहा यार मेरा ये बाइक है आप बाइक ले जाओ, तो जो उस बाइक की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हम उसकी इनकम मान लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर जो इनकम हो वो कैश में हो, वो काइंड में भी हो सकती है। ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन क्रॉस इनकम की। अब जो मैं आपको बता रहा था कि सिचुएशन अलग अलग कौन सी हो सकती है जिसके अंदर आपने जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है उसको आपने इनकम मानना है। तो एक पॉइंट होता है रिकवरी ऑफ कैपिटल डॉक्ट्रिन। अब इसमें क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड इज नॉट टैक्सेबल टिल द टैक्स पेयर रिकवर देयर ओरिजिनल अमाउंट। अब क्या होता है, जैसे इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर काम कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, तो सपोज वो आइटम को सेल कर रहा है, उसको पेमेंट मिल रही है 100 रुपए। अब उस आइटम को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो हो रहा है 60 रुपए। तो जो जितना नेट प्रॉफिट बचेगा ना उसी को हमने टैक्सेबल मानना है, यानी कि 100 रुपए को टैक्सेबल इनकम नहीं मानना। यहां पर वही अमाउंट बात आ गई, अमाउंट रिसीव्ड इज नॉट टैक्सेबल टिल द टैक्स पेयर रिकवर देयर ओरिजिनल अमाउंट। यानी कि अगर हम कहें ना जो हमें अमाउंट मिल रही है हम टैक्सेबल मान लेंगे, तो यहाँ पर बात आती है 100 रुपए। तो कहते हैं 100 का 100 टैक्स नहीं मानना, पहले उसमें से कॉस्ट को लेस कर लो, यानी कि जितनी आपकी ओरिजिनल अमाउंट लगी है वो पहले लेस कर लो, तो बचा है उसको टैक्स लगाओ। ये हो गया 40 रुपए। सेम यही पॉइंट इस एग्जाम्पल पे सेट बैठता है, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। यानी कि जब तक आपकी ओरिजिनल कैपिटल जो लगी है वो रिकवर ना हो तब तक आपने अमाउंट जो रिसीव हुई है उसको टैक्सेबल नहीं मानना। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। इन ईयर वन रिया अक्वायर्ड 1000 शेयर। एक टैक्स पेयर है जिसका नाम रिया है, उसने 1000 शेयर को एक्वायर किया। कब किया? 10 रुपए में किया, $10 में किया, और ईयर वन में किया। ईयर फोर में क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मेक अ डाउन पेमेंट ऑफ ए न्यू हाउस, उसने एक नया घर खरीदा, उसकी डाउन पेमेंट के लिए उससे पेमेंट देनी थी। तो रिया ने अपने सारे के सारे शेयर्स को सेल कर दिया। कितने में कर दिया? 22 रुपए में, सॉरी $22 में। और परचेज कितने पे किया था? $10 में। तो यहां पर अब रिया ने क्या किया, सेम डे पे ना $22,000 बैंक से कलेक्ट किए। तो उसने शेयर किए, सेल होने के बाद अमाउंट बैंक में आई, उसने बैंक से पेमेंट उठाई और डाउन पेमेंट दे दी। ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन से इसकी ग्रॉस इनकम को कैसे इफेक्ट होगा वो देखना है। सोल्यूशन, इन ईयर फोर रिया हैज टू इंक्लूड हिज ग्रॉस इनकम। कितनी ग्रॉस इनकम करेगी आपके अकॉर्डिंग? अगर तो हम देखें कि जितनी अमाउंट मिली है सारी की सारी कर दो, लेकिन हमने क्या करना है, 22 जो डॉलर्स को इनकम मिली है उसमें से $10 की इनकम
ये तो हमारी कैपिटल थी, ये तो हमारी ही ओरिजिनल वैल्यू लगी थी। तो इसको माइनस करना है, बैलेंस जो $12 हमें मिला उसको टैक्सेबल करना है। ये आ गई $12 इंटू 1,000 शेयर्स, तो ये बन गए हमारे 12,000 की इनकम। अब जो पहले 10,000 थे ना, वो हमारे रिटर्न ऑफ कैपिटल है, जिसके ऊपर हमारा ये सिचुएशन बेस है, यानी कि रिकवरी ऑफ कैपिटल। तो जितनी कैपिटल है पहले, अगर हमारी कैपिटल रिकवर हो रही है उस इनकम तक हम उसे टैक्सेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, गेन जितना प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर हम उसे टैक्स मानेंगे। तो ये होगा हमारा रिकवरी ऑफ कैपिटल डॉक्ट्रिन। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, अगर यहाँ पर रिया ये शेयर्स को ना बेचती और डाउन पेमेंट के लिए अगर कोई पेमेंट उधार लेती किसी से कि अपनी डाउन पेमेंट देनी है, तो जितनी भी अमाउंट उसने उधार में ली है तो उसको वो अपनी इनकम में नहीं ऐड करेगी। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि लोन ले गया, पेमेंट लोन ले रहे हो, तो उसको लोन को अमाउंट को आपको इनकम नहीं मानना। तो ये हमारा क्लियर हो गया रिकवरी ऑफ कैपिटल। जितना आपने इन्वेस्ट किया किसी के अंदर, अब सपोज करो मैंने एक घर के अंदर इन्वेस्ट किया, मतलब एक शेयर्स खरीदे 10,000 के, अगर तो मैं उसे 9,000 तक बेचता हूँ तो मेरा 1,000 का लॉस बैठता है। अगर मैं 10,000 तक बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जीरो बैठता है। अगर मैं 10 की जगह 11 में बेचता हूँ तो मेरा एक का प्रॉफिट बैठता है। यानी कि जितनी आप कैपिटल इन्वेस्ट है उतना आपने इनकम नहीं मान। तो ये थी पहली सिचुएशन। अब दूसरी है रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, यानी कि आपको जो इनकम मिल रही है आपने उसको रिकॉग्नाइज कब करना है अपनी इनकम में। इन जनरल, टाइमिंग फॉर इनकम रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब वो कहता है कि जो ये सब डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो टैक्स पर यूज कर रहा है वो कौन सी यूज कर रहा है, वेदर इट इज कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और एनी अदर हाइब्रिड बेसिस। अब कैश बेसिस में क्या होता है, जैसे नॉर्मली मैं कैश बेसिस यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास अगर पेमेंट आएगी ना, रिसीव होगी, तो मैं इनकम मान लूंगा। अगर मुझे पेमेंट देनी है, जिस दिन मैं दूंगा पेमेंट, उस दिन मैं एक्सपेंस मान लूंगा। द रिसीप्ट ऑफ कैश ट्रिगर्स द रिकॉग्निशन ऑफ द इनकम, कैश पेमेंट लीड्स टू एक्सपेंस डिडक्शन। यानी कि कैश रिसीव हुआ तो इनकम, पेमेंट हुई तो एक्सपेंस, इसके अलावा नहीं कुछ सोचना। अब जो एक्रूअल बेसिस को यूज करता है, अब यहां पर क्या हुआ, मैंने सेल करी, उधार में सेल करी, ठीक है ना, मैंने कहा जी ये 1,000 का सामान ले जाओ और 30 दिन तक दे देना, पेमेंट मेरी 30 दिन तक का मैंने उधार दे दिया। तो अगर मैं एक्रोल बेस में आऊंगा तो मैं इसको इनकम बुक कर लूंगा। अगर मैं कैश बेस में आऊंगा तो मैं इसको इनकम बुक नहीं करूंगा, जब तक मेरे हाथ में कैश नहीं आएगा तो मैं सेल कैसे बुक कर लूं। तो एक्रूअल बेस में जिस दिन आपने सेल कर दी उस दिन आप इनकम इनकम इंक्लूड कर लोगे। रिवेन्यू आर रिपोर्टेड व्हेन अर्नड और एक्सपेंस आर डिडक्टेड व्हेन इनकर्ड। यानी कि जिस दिन मैंने सैलरी, अब मेरी सैलरी क्या है, मैं सैलरी दे रहा हूँ अपने स्टाफ को, मेरी सैलरी की डेट है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, लेकिन मैं लास्ट मंथ की, जैसे मेरा 31 जुलाई है आज, तो अपनी बुक्स में उसे ऐड कर लूंगा, मेरा ये मंथ यहाँ तक हो गया इसकी, लेकिन पेमेंट मैं 7 तारीख को दे रहा हूँ नेक्स्ट मंथ में, तो मैं एंट्री 31 जुलाई को ही अपनी बुक्स में एंटर कर लूंगा। अब इनकम टैक्स पर्पस के लिए टैक्स पेयर चूज द अकाउंटिंग मेथड दे वांट टू यूज व्हेन दे फाइल देयर फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न। अब टैक्स पेयर क्या करता है, जब उसे अपनी रिटर्न भरनी होती है ना, पहली सबसे पहले वहीं पर मेंशन कर देता है कि मैं कौन सा वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, कैश यूज कर रहा हूँ या एक्रूअल बेसिस यूज कर रहा हूँ। छोटे व्यापारी और इंडिविजुअल मोस्ट वो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकंड सेक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। अब थर्ड करते हैं, इकोनॉमिक और अकाउंटिंग इनकम। अब इकोनॉमिक और अकाउंटिंग इनकम में कैसा है डिफरेंस, वो चेक करते हैं। इकोनॉमिक इनकम क्या होती है, जैसे मैंने एक हाउस लिया, इस एग्जांपल में मैंने एक हाउस लिया, परचेज किया मैंने 1 जनवरी को, उसकी वैल्यू थी $1,00,000। अब उसी हाउस की एफएमई कितनी हो गई है, 1,30,000। तो मेरा इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया, 30,000 हो गया। और कुछ उसमें ना मेरा खर्चा भी लग गया, नॉर्मली में खर्चा कितना लगा मेरा, खर्चा लग गया मेरा 10,000। तो मेरे यहाँ पर मैंने अपना मतलब कुछ मुझे इनकम से मिली उस पे, तो मैंने उसको कह दिया कि मेरी इकोनॉमिक वैल्यू ना यहाँ पर 40,000 की हो चुकी है। तो ये मेरी ना इकोनॉमिक इनकम बन गई कि मैंने जैसे
कह दिया यार मेरे ईयर की स्टार्टिंग में इतना था वैल्यू, और ईयर एंड में मेरी वैल्यू इतनी होगी, इतना मेरा इसमें मार्जिन लगा, तो मेरा 40,000 की इनकम। तो ये ना इकोनॉमिक इनकम है, इसमें मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई जो मुझे बुक करना पड़े। तो इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एज कम्पेयर टू इनकम फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, कुछ आपका वहां पर कंजम्पशन हो रही है। ठीक है, ये होगी इकोनॉमिक। अब अकाउंटिंग में क्या है, इनकम रियलाइज, वो कहता है यार दो पार्टीज में ना ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तभी हम इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, रियलाइज मानेंगे। और उसमें जो अमाउंट है ना ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड होनी चाहिए, यानी कितनी अमाउंट मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ एन एम्प्लॉय स्टील्स मनी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, द स्टोलन मनी इज स्टिल कंसिडर्ड इनकम फॉर द एम्प्लॉय, यानी कि अगर एम्प्लॉयर के वहां से एम्प्लॉय ने अगर कोई अमाउंट चुरा ली है, तो फिर भी हम उसकी इनकम मानेंगे वहां पे, ठीक ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में होगी, इसकी पेमेंट वहां चली गई और कितनी अमाउंट हुई वो उससे मेजर्ड है। अब दूसरा क्या है, इकोनॉमिक इनकम का एग्जांपल सुनो। ग्रो अ गार्डन एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट इज नॉट टैक्सेबल। अब मैंने अपने घर के बाहर एक गार्डन लगाया, वहां पेड़ लगाए, फ्रूट उगे, मैंने फ्रूट उतारे, खा लिए, कंज्यूम कर लिए, लेकिन कोई इनकम की बात तो हुई नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो किसी का हुई नहीं है। अब वही अगर फ्रूट मैं मार्केट में बेच दूंगा, तो मेरी वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, यानी कि दो पार्टीज में ट्रांजेक्शन होगी, अमाउंट तय हुई, वो सब पॉइंट्स कवर होंगे। तो इकोनॉमिक और अकाउंटिंग में आपने ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है, कभी भी इकोनॉमिक इनकम आपको अपनी बुक्स में मेंशन नहीं करनी, यानी कि रिटर्न में मेंशन नहीं करनी। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हम किसी घर में रह रहे हैं, मेरा जो घर है आज की डेट में इंडिया के अकॉर्डिंग 1 CR का है, ठीक है, 24 के एंड तक। अब 25 के एंड तक लेट से वो अगर 1.5 CR का हो जाएगा, तो मैं क्या अपनी रिटर्न के अंदर 5.5 CR की इनकम दिखाता रहूंगा, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो विकेगा नहीं, दो पार्टीज की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तब तक मैंने उसे अपनी बुक्स में नहीं लेना। तो हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग इनकम को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है एडवांस पेमेंट की। अब अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको एडवांस पेमेंट मिल गई, सपोज करो आप एक सर्विस देते हो जिसके अंदर आपको $100 मिलते हैं एक दिन के, ठीक है, एक दिन के $100 मिले। अब क्या हुआ, एक दिन क्या होता है, आपको नेक्स्ट मंथ में ना कोई आपका सर्विस रिसीवर आता है, वो कहता है यार मेरे से ना 1,000 ले लो, 10 सर्विस इकट्ठे पैसे ले लो। तो आपको उस इनकम को, एडवांस पेमेंट को अपनी बुक्स में कैसे दिखाना है, ये सारा पॉइंट उस पे है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर रिसीविंग एडवांस पेमेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज इनकम इन द ईयर इन विच द कैश इज रिसीव्ड। अगर तो आप कैश बेस यूज कर रहे हो, तो आप तो उसी साल में दिखा दो जिस साल आपको मिला है, ठीक है। हाउएवर द टैक्स पेयर यूजिंग द एक्रूअल बेसिस, अब जो एक्रूअल बेसिस यूज करता है, वो क्या करेगा, इस इनकम के रिकॉग्निशन को डेफर कर देगा, यानी कि जिस साल मिले हैं उस साल नहीं अपनी इनकम में दिखाएगा, जिस साल में वो यूज हो रहे होने वाले होंगे उस साल में दिखाएगा, यानी इनकम ऑफ द अप टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर। इसको समझते हैं एग्जांपल से। रिया इज ए गिटार इंस्ट्रक्टर, शी यूजेस टू एक्रूअल बेसिस यूज कर रही है, ठीक है, एंड हैड इलेक्टेड टू डेफर एडवांस पेमेंट। अब एक्रूअल बेसिस यूज कर रही है, तो वो जो अपनी इनकम है अगर उसे एडवांस मिल रही है तो उसे वो डेफर तो करेगी करेगी। अब केस यहां से स्टार्ट होता है। ऑन August 15, 2001 शी कलेक्टेड 5250, यानी कि $5,250 उसको मिले 100 गिटार सेशन के लिए, इकट्ठे मिल गए, ठीक है। और वो सेशन कब स्टार्ट होंगे, नवंबर 2021 में। तो यहाँ पर 2021 में जो अमाउंट मिली उससे ₹5250, और यहाँ पर उसकी जो सेशन स्टार्ट होंगे नवंबर 2021 से होंगे, मिली कब है, 15 अगस्त, ठीक है ना। तो वो कह रहा है 14 सेशन जो है ना वो तो ईयर 1 में ही कंप्लीट हो गए, बाकी ये जो सेशन है रिमेनिंग, यानी कि 86 जो सेशन है वो इक्वली स्प्लिट होंगे 2 ईयर में, यानी कि ईयर 2 ईयर 3। तो कहते हैं या रिया को अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करनी कैसे करेंगे। तो सिंपली बात है, यहाँ पर जो टोटल इनकम उसकी थी डिवाइड बाय 100 हो गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100 सेशन का अमाउंट था, इंटू 14 जो पहले साल में है, तो जितना बनता है 735, ये तो ईयर 1 में रिपोर्ट करेगी। और जो बैलेंस अमाउंट है, यानी कि इसमें से लेस करेंगे, ये बनी, इसको कर देंगे डिवाइड बाय 86 और इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 1/2 हो जाएगा। जितनी अमाउंट आएगी वो 86 से डिवाइड करेंगे, इंटू 2 कर देंगे उसको, तो ये इक्वली अमाउंट
ईयर 2 ईयर 3 में मेंशन करेंगे। तो सिंपली हमने देखा जितनी हमें एडवांस पेमेंट मिली जिस ईयर की थी हमने उस ईयर में उसे मेंशन करेंगे, इस साल में उसको इनकम को नहीं दिखाएंगे जिस दिन कैश मिलेगी। ठीक है, अगर आप कैश बेसिस हो तो उसी साल में दिखा दो, अगर आप कैश बेसिस नहीं हो एक्रोल बेसिस हो तो डेफर करोगे, जिस ईयर की जो जो हम सेशन देंगे उसी ईयर में जाके हम उसे इनकम को बुक करेंगे। ठीक, अब आइए कंसेप्टिव रिसीव ऑफ इनकम। अब इसमें क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो वहां पर एक पॉइंट अलग वे में समझाया था, यहाँ पर डिफरेंट वे में समझाना पड़ रहा है। कंसेप्टेड रिसीव ऑफ इनकम, अब क्या होता है, मुझे ना मेरे एम्प्लॉयर ने चेक दिया, जैसे हमने कंसेप्टेड रिसीव समझा था लास्ट वीडियो में कि मेरे पास मेरे एम्प्लॉयर ने चेक दिया। ठीक है, वो चेक मेरा सपोज करो 25 दिसंबर डेट लगी हुई थी उसके ऊपर, और मैंने वो चेक लगाया नहीं बैंक में, जनवरी तक नहीं लगाया, जनवरी स्टार्ट हो गया मैंने लगाया नहीं। मैं कहता हूं कि मैं तो इनकम अब जनवरी की है तो मैं इसे जनवरी में लूंगा। पहला पॉइंट तो ये है, मैं एज ए टैक्स पर सोच रहा हूँ कि मैं ये चेक जनवरी में लगा रहा हूँ बैंक में तो मैं जनवरी में ही उसे इनकम में काउंट करूंगा, नहीं। इसमें मुझे जब मेरे हाथ में चेक आ गया था 25 दिसंबर, तो मुझे उसी साल में ही दिखाना है जिस साल में मुझे चेक मिला था, इनकम का पार्ट बनाना है। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पर एक अलग पॉइंट ऐड होता है, रिकॉग्नाइज इनकम इन द पीरियड इन विच द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड, यानी कि चेक आपको जब मिला उस साल इनकम में दिखाना है, एज द लॉन्ग एज देयर इज नो सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शन। एक कंडीशन उन्होंने ऐड कर दी कि उस चेक के ऊपर ना कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, यानी कि एम्प्लॉयर ने तुम्हें चेक दे दिया 25 दिसंबर का, लेकिन वहां पर उसके बैंक में बैलेंस ही जीरो था, तो मैं अपनी इनकम कैसे दिखा लूं उस साल में? तो जिस साल मेरा क्लियर होगा, जिस साल उसके पास पैसे होंगे, तो मैं उसी साल अपनी इनकम मानूंगा। तो एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन में क्या हो गया, फंड नॉट अवेलेबल इन द बैंक। एग्जाम्पल में क्या हो गया, इफ द अमाउंट रेडिली अवेलेबल टू यू, तो इनकम मानेंगे। डिविडेंड चेक इन द मेल बॉक्स दिसंबर 31 हमारे मेल बॉक्स में आ गया, इनकम मानेंगे। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बैंक, इनकम मानेंगे। तो इसमें क्या है कि मुझे ना जो अगर चेक मिल रहा है उस पर मेरी कोई कंडीशन ना हो, मतलब चेक दे दिया और वहां पर पैसे ही नहीं है तो अपनी इनकम कैसे मान लूं, उसके भी तो वहां पैसे नहीं पड़े हुए ना। तो यहाँ पर कुछ भी आप इनकम अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो, आपको राइट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है ना, तो साथ में उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ इनकम। अब इस पे क्या होता है ना, अब जैसे मैं टैक्स पेयर हूं, ठीक है, मेरी स्लैब है 37%, और मेरे पास पैसिव इनकम बहुत है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पैसिव इनकम को ना, इंटरेस्ट की इनकम को, डिविडेंड इनकम को, मैं अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कंपनीज को कि ये जो इंटरेस्ट या डिविडेंड है ना, ये मेरे बच्चों में बांट दो, मतलब बच्चों में ट्रांसफर कर दो, ये उनकी इनकम है, ये उनकी इनकम है, ताकि वहां पे इनकम कम, वहां पे इनकम शिफ्ट हो जाए, वहां पे टैक्स रेट कम लगेगा, और इधर से मेरी इनकम भी कम हो जाएगी, तो मुझे भी 37 से कम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स प्लानिंग होती है। तो इसी टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए उन्होंने कह दिया कि असाइनमेंट ऑफ इनकम, अगर आप कोई इनकम को असाइन कर रहे हो किसी और बेनिफिशियरी पे, तो वो इनकम आपको टैक्सेबल होगी, ना कि जो उस बेनिफिशियरी को आपने दी है। तो डेफिनेशन क्या है, असाइनमेंट ऑफ इनकम अकर्स व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर द राइट टू रिसीव इनकम, ट्रांसफर द राइट, अपना राइट उसने ट्रांसफर कर दिया, क्या, वेजेस इंटरेस्ट डिविडेंड, टू अनदर पर्सन बिफोर दे एक्चुअली रिसीव इट, यानी कि अमाउंट रिसीव करने से पहले ही मैंने अपना ट्रांसफर राइट को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि मेरे बच्चों को ये इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, वो कहता है टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स, कौन, हु अर्न्स। अब मैंने अर्न किया तो मैं ही टैक्स दूंगा ना, चाहे मैं जिसके मर्जी में ट्रांसफर करता रहूं। इसमें पर्पस क्या होता है, वही मैंने 37 बोला आपको, कि मेरी टैक्स स्लैब नीचे हो जाएगी, लोअर ब्रैकेट रेट का बेनिफिट उठाने के लिए। ठीक है, लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है, आईआरएस कहता है जर्नी प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम अवॉइडिंग टैक्स बाय असाइनमेंट ऑफ इनकम टू समवन एल्स, द आईआरएस विल स्टिल ट्रीट बिलोंगिंग टू द पर्सन हु अर्न। वो कहता है भैया टैक्स प्लानिंग नहीं करनी यहाँ पे हमने। एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय ट्राइज टू असाइन their salary to a family member, the IRS can still tax the employee as if they receive the salary themselves। ठीक है, सैलरी वहां पर ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, जर्नल रूल, द असाइनमेंट ऑफ इनकम डॉक्ट्रिन इंश्योर्स दैट द पर्सन हु अर्न इनकम इज टैक्स्ड ऑन इट, जो कमाएगा वही टैक्स देगा। तो इसका जर्नल रूल यही बोलता है। ये थी असाइनमेंट ऑफ इनकम। अब एक आता है टैक्स बेनिफिट रूल। टैक्स बेनिफिट रूल किसे कहते हैं, आपको मैंने लास्ट से वीडियो में बताया था कि ग्रॉस इनकम, उसमें से डिडक्शन लेस होगी, जिसे बोलते हैं अबव द लाइन डिडक्शन। फिर आती है एजीआई।
फिर आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी या आइटमाइज डिडक्शन होगी, ठीक है, फिर आती है टैक्सेबल इनकम। अब ना यहाँ पर डिडक्शंस में और आइटम डिडक्शन में ना कुछ ना मेडिकल इल्म होते हैं, जैसे हम मेडिक्लेम खर्चे करें तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अब उस डिडक्शन के बाद क्या हुआ, देखो मेरी ना इनकम कम हो रही है, जैसे मैं खर्चे दिखा रहा हूँ मेरी इनकम कम हो रही है, सपोज करो यहाँ पे 5,000 थी इनकम, खर्चे करते 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 मेरी 4,000 की इनकम रह गई। यानी कि मैंने कोई खर्चा क्लेम किया तो मेरी इनकम कम हो रही है, तो मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। अगर मुझे ये क्लेम ना मिलता तो 5,000 के ऊपर मेरा टैक्स लग रहा था 1,000 सपोज करो, और 4,000 के ऊपर मेरा टैक्स कितना लगा, 800। यानी कहीं ना कहीं मुझे $200 का बेनिफिट हुआ डिडक्शन दिखाने से। तो वो कहते हैं अगर आपको एक साल में डिडक्शन अलाउ करते हैं जिससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर किसी आने वाले फ्यूचर साल में यानी कि ईयर 2 में, ईयर 3 में अगर वो खर्चे का आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है, तो हम उसे अपनी आपकी इनकम में ऐड करेंगे। यानी कि पहले आपने डिडक्शन ले ली, ठीक है, अपना लेस कर लिया, टैक्स का बेनिफिट ले लिया यानी कि टैक्स कम दिया, फिर नेक्स्ट ईयर में आपको अगर वो इनकम, वो खर्चा दोबारा रीइंबर्स हो रहा है यानी कि आपको मिल रहा है, तो उसको हम आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम में ऐड करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले उस पर डिडक्शन दी थी, अब हम उसको इनकम मानेंगे। ईयर 1 यू पे मेडिकल एक्सपेंस एंड यू क्लेम द टैक्स डिडक्शन फॉर दोस एक्सपेंस। ईयर 2 यू रिसीव रिम्बर्समेंट फॉर दोस मेडिकल एक्सपेंस। आगे नहीं बात रिम्बर्समेंट होगी तो हम इसको इनकम में करेंगे। इफ द मेडिकल एक्सपेंस आर डिडक्टेड इन 1 ईयर, वो कहता है अगर तो आपने डिडक्टेड ले लिया यानी कि एक्सपेंस का बेनिफिट ले लिया। एक सेकेंड, वो कह रहे हैं अगर तो आपने इसमें बेनिफिट ले लिया, the tax benefit you receive in year 1 means the amount of you spend on medical expense reduce your taxable income। आगे ना reduce taxable income जो मैंने यहाँ पे आपको बात बोला था। when you receive reimbursement in year 2 the reimbursement amount is considered as taxable to the extent the benefit you received in year। example year 1 you paid 1,000 मेडिकल एक्सपेंस दिए और आपने डिडक्ट कर ली अपनी इनकम। सेकेंड ईयर में आपने, आपको वो रीइंबर्समेंट कहीं ना कहीं से मिल गई, सपोज करो वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी से मिल गई या आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिए, कहीं से ही मिल गई। सिंस यू डिडक्ट द 1,000 इन ईयर 1 द 1,000 रीइंबर्समेंट यू रिसीव इन ईयर 2 इज नाउ टैक्सेबल। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अगर हमें पहले डिडक्शन मिल गई है और बाद में वो रिवर्स इनकम रीइंबर्समेंट मिल रहा है तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इफ नो डिडक्शन वाज टेकन, अगर आप सपोज करो उसने पहले साल में उसकी डिडक्शन ही नहीं ली, if you did not claim a deduction the reimbursement you receive is not taxable, क्योंकि वो तो आपने डिडक्शन उसका बेनिफिट उठाया ही नहीं है। जब बेनिफिट नहीं उठाया और अगर आपको रिimbursement हो रहे हैं तो वो इनकम में भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टैक्स बेनिफिट रूल। और ग्रॉस इनकम को हमने कई बार समझ लिया कि उसके अंदर कौन कौन से हैं। नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग: compensation, bonus income, gain on disposition of properties, royalty income, rental income, interest, dividend income, alimony, annuities, distributive shares, bartering। अब आने वाले टाइम में हम इन पे भी एक एक वीडियो बनाएंगे अलग अलग, जिसमें इसकी एक छोटे से छोटे पॉइंट को समझेंगे। कंपनसेशन की वीडियो बनेगी, बोनस इनकम की आएगी, गेन की आएगी, रॉयल्टी की नहीं आएगी। रॉयल्टी बहुत छोटा पॉइंट है। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे आपने कोई बुक ऑथर हो, आपने एक बुक लिखी, उसके बाद वो बुक चलेगी पब्लिकेशन हाउस में। पब्लिकेशन हाउस क्या करती है, जब जब उस बुक की लॉट को प्रिंट करती है, मार्केट में करती है, जितनी बुक बिकती है तो उसको वहां पे रॉयल्टी मिलती है। यानी कि उसका एक बार बुक लिख दी, उसके बाद पब्लिकेशन हाउस जब जब वो बुक को छाप के मार्केट में सेल करेगा तो उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो ये तो इनकम यहीं पे कवर हो गई। उसके बाद रेंटल इनकम की अलग से वीडियो बनेगी, इंटरेस्ट इनकम की बनेगी, डिविडेंड की बनेगी, एलुमनी की भी बनेगी, एन्युटी की भी बनेगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर ऑफ फ्लो थ्रू एंटिटीज, ये हमने समझ लिया था, ये पास थ्रू एंटिटीज वाला जो कंसेप्ट है वो सिमिलर सेम ही है। जैसे आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो या पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो, तो वहां से जो आपको इनकम मिलेगी, ठीक है ना, तो आपकी वो मेन सिंगल जो आइटर फॉर्म भरते हो आप एज ए इंडिविजुअल, उसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके अंदर K1 फॉर्म इशू होता है, तो इसकी भी अलग से एक वीडियो हमारी आएगी। बार्टरिंग में वही मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि आप कुछ किसी से जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर से आपने सैलरी लेनी है, तो वो आपको कुछ एक चीज एक्सचेंज कर देता है कि आपने सैलरी के बदले में बाइक ले लो, ठीक है, तो एक्सचेंज हो जाता है, बार्टरिंग सिस्टम में वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी सारी टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस इनकम का। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए। इसमें हमने बताया ग्रॉस इनकम की बेसिक
इंफॉर्मेशन की उसकी वट एवर सोर्स ड्राइव जो होती है वो इंक्लूड करते हैं। हर कैश जो इनकम अमाउंट मिलती है उसको कैश को हमने इनकम नहीं मानना, यानी कि लोन लिया है तो उसको इनकम में इंक्लूड नहीं करना। और इनकम खाली कैश के रूप में हमें नहीं रिसीव हो सकती, हम उसे इन काइंड में भी कर सकते हैं, जैसे बार्टरिंग हो गया, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर ली, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को हमने अपनी इनकम में जोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद रिकवरी ऑफ कैपिटल डॉक्ट्रिन, जिसमें हमने देखा कि जब तक हमारी कैपिटल रिकवर नहीं होती तब तक हमने अमाउंट रिसीव कर लिए पार्ट को टैक्सेबल नहीं मानना, ठीक है। रिकवरी ऑफ कैपिटल डॉक्ट्रिन का हमने एग्जांपल देखा। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम देखी, अगर तो कैश बेसिस आप अकाउंटिंग मेथड यूज करते हो तो आप जिस साल में कैश मिला और पेमेंट दिया उस साल में आपने इनकम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है, और एक्रूअल बेसिस में जब अर्नड और इनकम हुई है तब करना है, ठीक है। इकोनॉमिक इनकम को हमने कभी कंसिडर नहीं करना, अकाउंटिंग इनकम को कंसिडर करना है, जिसमें दो पार्टीज आपस में मिलकर ट्रांजेक्शन करती हैं और जो अमाउंट है वो डिसाइडेड प्रॉपर मेजर्ड होती है। एडवांस पेमेंट को समझ लिया, अगर तो आप कैश बेसिस टैक्स पेयर हो तो जिस साल पेमेंट मिली उस साल बुक कर लो, अगर एक्रूअल बेसिस हो तो आप डेफर कर सकते हो रिकग्निशन, ठीक है। कंसेप्टिव रिसीट ऑफ इनकम में आपने रिस्ट्रिक्शन को देखना है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आपने इनकम को इंक्लूड नहीं करना। असाइनमेंट ऑफ इनकम में अपने जो टैक्स पेयर अपनी इनकम को अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफर करता है ताकि टैक्स ब्रैकेट का बेनिफिट ले सके, तो वो इनकम को हम टैक्स पेयर की इनकम ही मानेंगे ताकि उसकी टैक्स प्लानिंग को अवॉइड कर सके। टैक्स बेनिफिट रूल, अगर आपने किसी एक्सपेंस का बेनिफिट अपनी इनकम से ले लिया है, यानी कि इनकम से डिडक्ट कर लिया है, और नेक्स्ट ईयर वो इनकम वो एक्सपेंस द्वारा रीइंबर्समेंट आपको मिल रही है, तो आप नेक्स्ट ईयर उसे अपनी इनकम में ऐड करेंगे। अगर उस एक्सपेंस का आपको बेनिफिट फर्स्ट ईयर में नहीं मिला और सेकंड ईयर में वो एक्सपेंस आपको रीइंबर्समेंट हो गया तो आप उसे अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर ये कोर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।